कक्षा 2 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए बच्चों आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन बुक निकालिए और उसमें देखना स्टार्ट करिए चैप्टर 4 इब्न बतूता। ठीक है, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जो भी आपको पाठ पहले पढ़ा चुके हैं, जो भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपको पढ़ाया जा चुका है, उस पाठ के विषय में एक बार हम जानने का प्रयास करेंगे आप लोगों से कि क्या आप लोगों का जो भी कोर्स है, जो भी अभ्यास कार्य है, ठीक है, जैसे शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर है, बहुविकल्पी प्रश्न है, रिक्त स्थान है, ये सभी आपके कोर्स कंप्लीट हैं या नहीं कंप्लीट हैं। अगर आपका कोर्स कंप्लीट है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद हम आपको देते हैं। और अपनी फेयर कॉपी में बहुत ही अच्छी लिखावट के साथ, सुंदर लेख के साथ लिखने का प्रयास करेंगे। जो भी चैप्टर के आपको अभ्यास कार्य की PDF जो भी सेंड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बार हम रिवीजन करेंगे, एक बार देखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पाठ 1 सूरज जो एक कविता है वो आपको पढ़ाया गया। उसके बाद पाठ 2 मीठू और कौरा, उसके बाद पाठ 3 खिलौनों की सभा। ठीक है, ये 3 पाठ आपको पढ़ाए जा चुके हैं। इन तीनों पाठों के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर ये आपके फेयर कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से आपको लिखना है, सुंदर लेख के साथ लिखना है और किसी भी मात्रात्मक अशुद्धियों के बिना वो आपके फेयर कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको एक आवश्यक निर्देश देना चाहेंगे, एक जानकारी देना चाहेंगे कि आप लोग किस प्रकार से अपनी फेयर कॉपी में लिख रहे हैं। आपको सबसे पहले ही बताया गया था कि आप जिस भी चैप्टर के अभ्यास कार्य को लिखेंगे उस चैप्टर के नाम को सबसे ऊपर उस पेज के शीर्ष में लिखेंगे। न्यू पेज से आप लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस पेज के सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ का नाम वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। और शब्द अर्थ को लिखने के समय ठीक इसी प्रकार से आपके पास स्केल होती है, स्केल से एक लाइन खींचते हैं और एक तरफ लिखते हैं शब्द और दूसरी तरफ लिखते हैं अर्थ। ठीक है, शब्द अर्थ या प्रश्नोत्तर किसी भी चीज़ को लिखने समय और बहुत ही अच्छी लिखावट के साथ किसी भी मात्रा को अशुद्ध न होने दें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को इससे छोटी छोटी असावधानियों से परिचित कराया गया था, जैसे कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके ऊपर सिरों रेखा नहीं होती है। ठीक है, किस व्यंजन वर्ण के किस तरफ कौन से स्वर लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। ठीक है, कि व्यंजन वर्ण के दाईं ओर कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं, व्यंजन वर्ण के बाईं ओर कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं और व्यंजन वर्ण के ऊपर या व्यंजन वर्ण के नीचे कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लास में बताई गई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो विशेष रूप से जो अशुद्धि होती है आप लोगों से, वो है मेन रूप से जो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा नहीं होती है। सिरोरेखा का मतलब ये है उनके ऊपर लाइन नहीं होती है, उनके सिर के ऊपर रेखा नहीं होती है। ठीक है, तो वो वर्ण हैं जैसे आपको बताए गए थे, वो वर्ण आपको पहले ही बताया गया था कि आप लोग याद कर लेंगे। जैसे अ होता है, ठीक है, अ, भ, थ, ठीक है, ऐसे ही और वर्ण होते हैं ध, एक होता है क्षत्रिय वाला श और स्र। ठीक है, ये आपके वर्ण हैं। तो ये इन 6 वर्णों को आपको बताया गया था कि आप एक रफ कॉपी में, लास्ट में या कहीं भी किसी भी प्रकार से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और इन वर्णों को याद कर सकते हैं। ये वर्ण कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर किसी शब्द या किसी वाक्य के बीच में, शुरू में, अंत में कभी भी आए तो इनके ऊपर जो लाइन है वो लाइन नहीं होती है। जैसे आप शब्द और अर्थ लिख रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ को लिखते समय आप लोग लिखते हैं अ लिखते हैं, ठीक है, ऐसे, और थ को इस प्रकार से लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये अ और थ के बीच में यहाँ इसके ऊपर ये जो लाइन नहीं है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, तो इसे ही कहते हैं सिरोरेखा। मतलब इनके सिर के ऊपर ये रेखा नहीं होती है। अगर हम अ को इस प्रकार से लिखते हैं ऐसे, तो ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, और थ को अगर इसके ऊपर से हम लाइन खींचते हैं तो ये भी आपका अशुद्ध है। इसलिए लिखने के लिए अभी आपको बताया गया कि हम किस तरह से लिख सकते हैं इनको। जैसे अगर आपको अ लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लाइन नहीं होगी बीच में। ठीक है, ऐसे ही थ के बीच में यहाँ पे लाइन नहीं होगी। तो इसी प्रकार से जितने भी वर्ण आपको बताए गए अ, भ, थ, क्ष, स्र, ठीक है, तो इन वर्णों को आप ध्यान में रख करके ही अपने नोटबुक में लिखना स्टार्ट करेंगे, फेयर कॉपी में बहुत ही अच्छी लिखावट के साथ। ठीक है, लिखने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, आपको जो भी PDF सेंड किया जाएगा अभ्यास कार्य के, आप उनको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे।
अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं चैप्टर 4 इब्न बतूता। ठीक है, यह भी एक कविता है। ठीक है, यह एक मनोरंजन करने के लिए कविता है, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है कि किस प्रकार से इस कविता का जो भी भाव है यह सिर्फ आपको मनोरंजन के लिए इस बुक में, इस पाठ में, इस सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, बाकी इससे छोटी छोटी सीखें हैं जो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इस कविता से हमें छोटी मोटी जो भी शिक्षा मिल रही है, क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है, लिखा गया है इब्न बतूता जी तेज़ तूफान में बाहर निकल गए तो क्या हुआ। इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में यहाँ पे जो इब्न बतूता नाम के यहाँ जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से बाहर निकलते हैं, तो उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। यह एक बहुत ही मज़ेदार कविता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो तेज़ तूफान में घूमने निकल पड़े। ठीक है, तूफान इतना तेज़ था कि उनके नाक कान में हवा घुस जा रही थी। तेज़ हवा के कारण उनके पैरों से जूता भी निकलकर हवा में दूर उड़ गया। ठीक है, और इतना दूर उड़ गया कि यहाँ पे इस कविता में भाव प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है कि वह जूता इनका जा कर के जापान पहुँच जाता है। बेचारे इब्न बतूता दूसरा जूता बनवाने के लिए मोची के पास जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी घटना हुई इनके साथ या बुरी घटना हुई, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और मनोरंजन करते हैं इस कविता से। यहाँ पे दिया गया है, इनके विषय में बताया गया कि इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। सबसे पहले ये गलती यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर प्राकृतिक जो भी वातावरण है, जो भी प्रकृति का माहौल है, प्रकृति के विरुद्ध हम लोग नहीं जा सकते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। तो तूफान में यहाँ जाने का मतलब ये है कि पहले ही ये असावधानी बरतने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक संदेश भी दिया जाता है। ठीक है, पहले ही लाइन से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि जो भी प्रकृति है, ठीक है, उसके विरुद्ध हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगर तूफान है तो हमें वेट करना चाहिए। तो इनके विषय में यहाँ पे कहा जा रहा है, पढ़ते हैं फिर से। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। जैसे ही वो तूफान में निकलते हैं तो चारों तरफ से हवाएं जो चल रही है, जो तूफान चल रहा है, तो उनके नाक, कान, मुंह में इस प्रकार से हवा घुसने लगती है और वो परेशान हो जाते हैं। और इसी बीच में अचानक क्या होता है कि उनके पैरों से उनका जूता भी निकल जाता है। और उसके बाद कौन सी घटना होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुँचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। यहाँ पे ये बताया गया है कि उनका जो जूता था इतना दूर उड़ गया, इतना दूर उड़ गया कि कहीं दूर उड़कर यहाँ पे बताया गया कि जापान पहुँच जाता है। और वो खड़े के खड़े वहीं रह जाते हैं और फिर से दोबारा एक नया जूता बनवाने के लिए दूसरे पैर का वो मोची की दुकान में जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई हैं बच्चों, यहाँ प्रकृति के विषय में बताया गया है कि आप लोग थोड़ी सी सावधानी बरतिए कि अगर प्रकृति का माहौल जिस प्रकार है, बारिश हो रही है तो बारिश में निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आंधी या तूफान है तो उस समय सावधानी आप लोग बरतें। इस कविता के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है। बात हमारी समझ में आ रही बच्चों? ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही हमें किसी कार्य को संपन्न करना चाहिए या हमें कहीं यत्र तत्र जाना चाहिए। कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हमें हर तरह की परिस्थितियों को देख लेना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण को भी समझ लेना चाहिए कि हमारे जाने के लिए उपयोगी है या नहीं है। उसके बाद ही हमें कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये रही आपकी कविता इब्न बतूता। बहुत ही अच्छी कविता थी। अब आइए देखते हैं इसके अभ्यास कार्य को भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, आप लोग देखेंगे इब्न बतूता के अभ्यास कार्य को खोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है शब्द अर्थ। ठीक है, तो शब्द अर्थ में जो भी शब्द अर्थ दिया गया है आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है,
सबसे पहले आप अपनी फेयर कॉपी में न्यू पेज में पाठ और पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ में पाठ 4 लिखेंगे आप लोग, और पाठ के नाम में लिखेंगे इब्न बतूता। ठीक है, सबसे ऊपर आप लोग लिखेंगे पाठ, ऐसे आप लोगों को लिखना है, और पाठ 4 लिखना है, और इस पाठ का नाम भी लिखना है, जो भी इस पाठ का नाम है, इब्न बतूता। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, स्केल आपके पास होती ही है। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको बना के और एक तरफ लिखने का प्रयास करेंगे शब्द, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे बच्चों अर्थ। ठीक है, मात्रात्मक अशुद्धियों को ध्यान में रख करके ही लिखने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक, इस प्रकार से लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी शब्द अर्थ दिए गए हैं, जैसे पहला शब्द है तूफान। तूफान का अर्थ होता है जोर की आंधी के साथ बारिश आना। तूफान का अर्थ होता है बच्चों जोर की आंधी के साथ। आंधी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, बहुत तेज़ जब हवाएं चलने लगती हैं तो वह आंधी का रूप ले लेती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आंधी या तूफान कहते हैं। और उसके साथ जब बारिश भी होने लगती है तब वह तूफान का रूप धारण कर लेती है, तो उसे हम नाम दे देते हैं तूफान आ गया है। ठीक है, तो तूफान का अर्थ होता है जोर की आंधी के साथ बारिश आना। ठीक है, तो ये आपका पहला शब्द है। इसको आप जिस प्रकार से आपको बताया गया है कि आप ऐसे ही लाइन खींचेंगे, एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ शब्द लिखेंगे तूफान और इसका अर्थ इसके ठीक सामने लिखेंगे जोर की आंधी के साथ बारिश आना। ठीक है, ऐसे ही अगला शब्द दिया गया बच्चों मोची। यहाँ पे दिया गया है मोची, जूतों की मरम्मत करने वाला। मोची का अर्थ होता है बच्चों जूतों की मरम्मत करने वाला। जो हम लोग पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, जूते जो पहनते हैं, ठीक है, तो वही जो सिलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े सिलवाने के लिए जाते हैं तो जो कपड़ा सिलता है उसे हम लोग दर्जी कहते हैं, है ना। ऐसे ही जो मिट्टी का काम करता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। जो लकड़ी का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बढ़ई कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो जूतों का काम करता है, जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है, उसकी जो मरम्मत करता है, उसे सेट करता है, उसको बनाता है, उसको सिलता है, उसको तोड़ता मरोड़ता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम मोची कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, मोची कहते हैं। ओके, तो मोची भी शब्द आप लोग शब्द के तरफ ही लिखेंगे और अर्थ के तरफ इसका अर्थ लिखेंगे जूतों की मरम्मत करने वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगला शब्द है बच्चों दुकान। अगला शब्द क्या है बच्चों, दुकान। तो यहाँ पे ये जो दुकान शब्द दिया गया है, इसका अर्थ होता है जहाँ बेचने के लिए चीज़ें रखी जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम दुकान कहते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा मार्केट में जा कर के छोटी छोटी दुकानों पे जाते हैं और टॉफ़ियों चॉकलेटों को आप क्या करते हैं, वहाँ से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, दुकान कहते हैं। जहाँ बेचने के लिए चीज़ें रखी जाएं उसे ही हम दुकान कहते हैं, या इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं, शॉप कहते हैं। ओके, तो इसका भी शब्द यहाँ पे लिखेंगे दुकान, और अर्थ इसका ठीक सामने उसके लिखेंगे जहाँ बेचने के लिए चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रहा शब्द अर्थ। आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी फेयर कॉपी में पाठ और पाठ का नाम लिखने के बाद स्केल से लाइन खींच के एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिख के इन शब्द अर्थ को बहुत ही अच्छी लिखावट के साथ, बहुत ही अच्छी लिखावट के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे लिखित प्रश्न दिया गया है। इनको भी आपको क्या करना है, 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो इनको हम जो है आपको PDF में इनका उत्तर सेंड करेंगे, तो आप लोग फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, जैसे प्रश्न है जूता पहनकर कौन निकल पड़े। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पता है तो आप एक बार प्रयास कर सकते हैं अपनी रफ कॉपी में लिखने के लिए। उसके बाद हम आपको PDF तो सेंड करेंगे ही, आप उसको देख करके क्रॉस चेक कर सकते हैं और मैच करके अपनी फेयर कॉपी में कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहला प्रश्न है जूता पहनकर कौन निकल पड़े। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुँचा। उसके बाद ये तीसरा प्रश्न है इब्न बतूता नाक और कान क्यों मल रहे थे। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों को, अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको पता है बच्चों, तो आप एक बार रफ कॉपी में लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो हम आपको नेक्स्ट डे जब इसका PDF सेंड करेंगे तो आप लोग
उसको देख करके अपनी फेयर कॉपी में अच्छी लिखावट के साथ लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट अभ्यास कार्य को देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ कविता की पंक्तियों को पूरा करने के लिए बोला गया है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। जैसे यहाँ दिया गया पहन के जूता, उसके पहले ही रिक्त स्थान दिया गया, खाली स्थान है। उसके नीचे है निकल पड़े और फिर से खाली स्थान दिया गया है। ऐसे ही यहाँ खाली स्थान दिया गया और लिखा गया नाक में, फिर खाली स्थान दिया गया। ठीक इसी प्रकार से ऐसे ही खाली स्थान दिया गया नीचे भी, और दिया गया घुस गई, उसके बाद फिर से खाली स्थान दिया गया। ठीक है, तो आप कविता को लर्न करिए। ठीक है, पहले आप कविता को लर्न करिए। ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आप एक बार इनको खुद से करने का प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है, आप लोग कर भी सकते हैं। वैसे संभवतः एक बार आप अगर खुद से करते हैं इस कविता को लर्न करके, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, इसको हम करवा ही देते हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ दिया गया है रिक्त स्थान है सबसे पहले, उसके बाद दिया गया है पहन के जूता। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे इब्न बतूता। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? इब्न बतूता, पहन के जूता। उसके बाद दिया गया निकल पड़े, रिक्त स्थान जो दिया गया है यहाँ लिखेंगे आप लोग तूफान और में। ठीक है, ऐसे ही इससे पहले ये जो लाइन है, इसके बाद वाली लाइन में आप लोग लिखेंगे थोड़ी हवा, और यहाँ पे पहले से दिया गया है नाक में। ठीक है, उसके बाद लिखने का प्रयास करेंगे आप लोग घुस गई। ठीक है, थोड़ी घुस गई कान में। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे पंक्तियाँ पूरी हुई, और इनको बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, इनको केवल बुक में ही लिखना है। ओके बच्चों, तो आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बुक में सुंदर लेख के साथ लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग सीधे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। ठीक है, बहुविकल्पीय का मतलब बच्चों आपको पता है कि क्या होता है बहुविकल्पीय प्रश्न? बहुविकल्पीय का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक विकल्प होते हैं, एक से अधिक ऑप्शन होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, या उन्हें इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके होते हैं, उन्हें ही हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न होता है और इसमें ऑप्शन क्या होते हैं? विकल्प अधिक होते हैं, जिसमें आपको चुनना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि इस प्रश्न के लिए सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न है, इब्न बतूता के नाक और कान में क्या घुस गया? इब्न बतूता के नाक और कान में क्या घुस गया? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया गया है, पानी घुस गया, या हवा घुस गया, या तिनका घुस गया। तो कविता के अनुसार जो भी कविता में बताया गया है, उसी के अनुसार हमें सही विकल्प को ढूंढ करके इसमें सही का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कविता के अनुसार उसमें बताया गया है कि इब्न बतूता के नाक और कान में हवा घुस गया था। ठीक है, तो यहाँ जो आपका दूसरा ऑप्शन है हवा, इसमें आप सही का निशान लगाएंगे और इसको याद करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी टेस्ट में प्रश्न आए, अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसको कर करके, ठीक है, करके इससे संबंधित जो भी इसमें नंबर दिए जाएंगे उसको आप प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ख, दिया गया है इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? पहला ऑप्शन है मोची के पास, दूसरा है जापान में, या तीसरा घर पर। ठीक है, तो आपको बताया भी गया और कविता में बोला भी गया है कि इब्न बतूता खड़े रह गए मोची के दुकान में। अर्थात मोची की दुकान में का मतलब ये है कि मोची के पास ही खड़े रहे। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है मोची के पास, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है, यही आपका ऑप्शन सही है बच्चों। तो आप इसमें क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे और आप इसको लर्न भी करेंगे। ओके, तो ये आपका पाठ समाप्त होता है, पाठ 4 इब्न बतूता। आप इस कविता को 1-2 बार इस कविता का पाठन करेंगे, और इस कविता को हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि इस कविता को आप लोग याद भी कर लेंगे। ठीक है, इस कविता को आप लोग याद करेंगे और शब्द सह याद करेंगे। एक भी शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए,
वॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके जो भी अभ्यास कार्य दिए गए हैं, शब्द अर्थ अभी आपको बताया गया किस प्रकार से आपको लिखना है, शब्द अर्थ आप लिख लेंगे। और प्रश्नोत्तर आपको बताया गया कि हम आपको PDF में सेंड करेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। और जो भी यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ पूरी करने के लिए बोला गया, इनको आप अपनी बुक में करेंगे। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, सही गलत है, इसको भी आप लोग अपनी बुक में ही करेंगे। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, घर पे हैं, ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।